नमस्कार। रियो ओलंपिक पर हमारी स्पेशल कवरेज रियो में जियो का आज तीसरा एपिसोड है। रियो से हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल कुमार हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी विमल के पास रियो चलेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं रियो की 5 अहम खबरें। ओलंपिक के लिए दुनिया भर से खिलाड़ियों का पहुंचना जारी है। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही कोसोवा की टीम भी रियो पहुंच गई है। इसके अलावा अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा समेत कई देशों के एथलीट्स आज रियो एयरपोर्ट पहुंचे। दो बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्टान वावरिंका पीठ दर्द की वजह से ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उनके बाहर होने के बाद दुनिया के टॉप 10 टेनिस खिलाड़ी में से 5 रियो में नजर नहीं आएंगे। रोजर फेडरर, थॉमस बर्डिक, मिलोस रॉनिक और डोमिनिक एथेम पहले ही ओलंपिक से नाम वापस ले चुके हैं। दूसरे खिलाड़ियों के डोपिंग मामले पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी पर लगातार उठ रहे सवालों का आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक ने जवाब दिया। थॉमस ने कहा कि पूरे दल पर बैन नहीं लगाने का फैसला मानवाधिकार और न्याय को ध्यान में रखकर किया गया है। रियो में डेनमार्क के ओलंपिक हॉस्पिटैलिटी हाउस का शुभारंभ किया गया। डेनमार्क के युवराज और उनकी पत्नी के साथ राजपरिवार से जुड़े कई सदस्य रियो के समारोह में मौजूद रहे। डेनमार्क के 115 एथलीट्स रियो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। रियो में ओलंपिक मैदानों के आसपास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सैलानियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन स्थलों पर भी अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। सड़कों और गलियों में भी पुलिसकर्मी और सेना के जवान पहरा दे रहे हैं। तो खेलों के महाकुंभ की शुरुआत में अभी 3 दिन बचे हैं। रियो में दुनिया भर से खिलाड़ियों का आना लगा हुआ है। सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो यानी रियो का, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विमल कुमार। विमल, खेल गांव में क्या कुछ नया चल रहा है? भारतीय दल में कोई नई हलचल, कोई नई खबर? निश्चित तौर पर देखिए, जैसे जैसे जो दिन है नज़दीक आ रहा है, आधिकारिक शुरुआत हो जाएगी। 5 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी है, लेकिन 6 तारीख से मुकाबले की शुरुआत होगी। लेकिन भारतीय जो दल है यहाँ पर, जो एथलीट लगातार पहुँच रहे हैं और उत्साह का माहौल है। खासकर आज एथलेटिक्स टीम के कई सदस्यों से हमारी बातचीत हुई, मुलाकात हुई। आपको बता दें कि पहली बार इतनी संख्या में 30 से भी ज़्यादा एथलीट जो हैं आ रहे हैं यहाँ पर। और हालांकि पदक के लिए उनको बहुत ज़्यादा गंभीर दावेदार नहीं माना जा रहा है, लेकिन कोई कुछ एथलीट ऐसे हैं जो चौंका सकते हैं। इसके अलावा भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों से बात हुई, उनका भी यही कहना था कि कई लोग ये सोच रहे हैं कि उनसे पदक की उम्मीद नहीं है और सिर्फ क्वालिफाई करना ही बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग भी चौंकाने वाले नतीजे देंगे। तो कुल मिलाकर भारतीय दल जो है वो जोश और उत्साह से लबालब भरा हुआ है। अर्पिता। बिल्कुल विमल, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी लौटेंगे और भी खबरें आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर और भी खबरें अपने दर्शकों को दिखा दें। ओलंपिक में इस बार भारतीय मुक्केबाजों की अगर बात करें तो इनकी संख्या पिछली बार की तुलना में आधी से भी कम हो गई है। लेकिन संख्या के घटने से मेडल की उम्मीदों पर कोई असर नहीं पड़ा है। शिवा थापा, मनोज कुमार और विकास यादव की तिकड़ी है। अगर ओलंपिक में भारतीय बॉक्सिंग की सफलता के अब तक के रिकॉर्ड तोड़ दे तो हैरान मत होइएगा। शिवा थापा 56 किलोग्राम में तगड़े दावेदार। मनोज कुमार 64 किलोग्राम में दिखाएंगे जलवा। विकास कृष्णन यादव 75 किलोग्राम में लगाएंगे जोर। भारतीय मुक्केबाजी में यह इत्तेफाक ही है कि दल के तीनों ही सितारों के करियर का ये दूसरा ओलंपिक है, यानी इस लिहाज से कोई सीनियर और ना जूनियर। तीनों का मिशन साफ है, लंदन की नाकामी से सबक लेते हुए इस बार मेडल को मुट्ठी में करना। अब कुछ करना है, अब देश के लिए कुछ करना है। इतनी मेहनत, इतनी सालों की जो मेहनत की है हमने, और उसका अब हमें रिजल्ट, मतलब उस मेहनत की रंग जो है, रंग लाना है उस मेहनत को, और रंग ऐसा रंग जो गोल्ड। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जब से विजेंद्र ने मेडल जीता, उसके बाद से भारतीय बॉक्सिंग की तस्वीर ही बदल गई। मौजूदा समय में दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी थापा से खुद विजेंद्र को काफी उम्मीदें हैं।
किस पर आप अगर किसी एक नाम को लेना चाहूँ, किस पर सबसे सिर्फ ज्यादा? मेरी सबसे बड़ी होप है, बिकॉज वो बहुत हार्ड वर्किंग है, उसके पास एज बहुत कम है, बच्चा था लास्ट ओलंपिक में तो, लेकिन अभी वो मैच्योर हो गया, अभी उसको 9 ओलंपिक्स में जीतने क्या मायने है, तो मेरी वो सबसे बड़ी होप है। विकास यादव के लिए ये ओलंपिक 2012 की कड़वी यादों को मिटाने का मौका है। 69 किलो वर्ग में अमेरिका के एरोल स्पेंस को हराने का जश्न अभी मना ही रहे थे कि तभी रेफरी का नया फरमान आया। तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए उनके विरोधी को विजेता करार दे दिया गया। लंदन में कुल 8 बॉक्सर्स ने देश का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन मैरी कॉम के अलावा कोई भी मेडल तक नहीं पहुंच पाया। इस बार भारतीय बॉक्सिंग दल की संख्या 8 से घटकर 3 हो चुकी है। लेकिन कम हिस्सेदारी की वजह युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं है। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन पर लगे बैन की वजह से पिछले 1 साल से अपने मुक्केबाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे तैसे ही मुकाबलों में हिस्सा ले पा रहे हैं। रियो ओलंपिक में बॉक्सिंग रिंग में उतरने से पहले ही भारतीय मुक्केबाजों ने रिंग के बाहर जबरदस्त दिलेरी दिखाई है और बेहद मुश्किल हालात में भी अपने हौसलों को कभी भी पस्त होने नहीं दिया है। अगर आने वाले 2 हफ्तों में ये तीनों मुक्केबाज एक बार फिर से वैसा ही लड़ाकू नजरिया अपनाते हैं और साथ ही अपनी सकारात्मक सोच को बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं, तो यकीन मानिए न सिर्फ ये विजेंदर की कामयाबी को दोहरा सकते हैं, बल्कि उनसे बेहतर मेडल भी ला सकते हैं। रियो डी जेनेरो में कैमरामैन पीके दास के साथ विमल कुमार, IBN 7। तो हमारे तीनों मुक्केबाज इस महामुकाबले के लिए रियो पहुंच चुके हैं। विकास कृष्णन ने स्वीकार किया है कि ओलंपिक का दबाव है, लेकिन इसका सकारात्मक असर होगा। देखिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल कुमार ने विकास कृष्णन की खास बातचीत। मुक्केबाजी में भारत के लिए भले ही 3 बॉक्सर सिर्फ आए हैं रियो में, लेकिन उनसे उम्मीदें काफी ज्यादा, और इनमें से एक अहम बॉक्सर विकास यादव जी इस वक्त हमारे साथ है। विकास, दबाव है लेकिन उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं इस ओलंपिक में। हाँ, 20 दिन पहले तक देखे तो मेरे ऊपर दबाव नहीं था, लेकिन अभी देखिए जैसे ओलंपिक्स करीब आ रहा है, मेरे बाउट को 1 हफ्ता बचा है, 8 दिन बचे, तो अभी हल्का हल्का सा दबाव पड़ना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि पूरे देश की उम्मीदें हैं और अब हम 3 बॉक्सर्स हैं। पिछली बार 8 थे, बहुत ही मिक्स टीम थी, यूथ भी था, सीनियर्स भी थे हमारे साथ और टीनेजर्स भी थे, तो काफ़ी मिक्स टीम थी। इस बार सिर्फ हम 3 हैं और तीनों ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं मेडल के। नहीं तो जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की आप लोग की तैयारी हो रही है, आप लोग तीनों, आप हो गए, शिवा हो गए, मनोज हो गए, आप लोग आपस में बातचीत, किस तरह की बातचीत रहती है? कोच साहब हैं, संधू साहब हैं, किस तरह की आप लोग रणनीति बना रहे हैं ओपोनेंट्स को लेकर? अभी जो मेन रणनीति तो सभी अपोनेंट्स के लिए है, कोई भी किसी के साथ ड्रा पड़ सकता है, लेकिन अभी जो मेन रणनीति बनेगी वो 4 तारीख को बनेगी। जब हमारा ड्रा पड़ जाएगा, हमें पता लग जाएगा किसकी किस कंट्री के साथ है, वो उस कंट्री के साथ खेला है या नहीं खेला, और खेला है तो किस टाइप से इस बार जीतना है। तो जो मेन जो रणनीति वो 4 तारीख के बाद बनेगी। पिछले 6 महीने किस तरह से रहे? आपकी ओलंपिक की यात्रा किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और पिछली बार आप आए थे और इस बार आप आ रहे हैं, क्या अंतर आया है? लास्ट के 6 महीने जो अभी के, वो बहुत ही ज़्यादा टेंस रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि जनवरी से अगर हम देखें तो मेरे 2-3 क्वालिफाई निकल चुके थे और अभी सेकंड लास्ट क्वालिफाइंग था मेरे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन थी कि क्या होगा, क्योंकि फेडरेशन हमारे साथ नहीं है, हमें इंटरनेशनल में जजेस हमें सपोर्ट नहीं करे, तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा टेंशन थी। लेकिन ये बहुत ही प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि ओलंपिक की टेंशन और वो टेंशन कुछ ना कुछ, वो टेंशन ओलंपिक क्वालिफाइंग की यहाँ से ज़्यादा ही थी। तो मैं अपने आप को इसी तरीके से देखता हूँ कि पिछली बार ओलंपिक्स में मैं 8-9 महीने पहले क्वालिफाई हो गया था, मेरे को उसके बाद कोई भी मेजर टूर्नामेंट्स नहीं मिले। अभी मैंने सारे मेजर टूर्नामेंट्स खेले हैं, सभी के अंदर मैंने प्रेशर को महसूस किया है, तो अब काफ़ी कॉन्फिडेंट है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं विकास कि जब आप बॉक्सर थे, युवा बॉक्सर के थे, किसकी तरह बनना चाह रहे थे, और पिछले ओलंपिक में जो कामयाबी हासिल, आपके हीरो कौन रहे हैं? नहीं, समय समय पर हीरो बदलता रहता है, क्योंकि नहीं, जैसे कभी मैं मोहम्मद अली को मानता था, लेकिन फिर मैंने देखा मैं इनकी तरीके से नहीं कर सकता, फिर कभी माइक टायसन को, फिर मैंने देखा इनकी तरीके से नहीं कर सकता, तो अब मैं अपने आप को आइडियल मानता हूँ कि जैसे मैं पहले जो गेम कंटिन्यू करता उसके अंदर डेली से डेली अपने इंडियंस में विजेंदर सिंह अच्छे हैं काफ़ी, उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली? हाँ, काफ़ी प्रेरणा मिली थी, क्योंकि मैंने बॉक्सिंग उन्हें देख के स्टार्ट की थी। 2003 में मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, 2004 में विजेंदर सिंह ओलंपिक्स खेल के आए थे, तो मेरे को काफ़ी ये था, उस टाइम भिवानी का काफ़ी क्रेज़ था इंटरनेशनल अरीना में भी, तो उस टाइम मेरे को ये था मैं विजेंदर सिंह जैसा बनूँ, लेकिन बाद में अब आइडियल्स चेंज होते रहते हैं। तो विजेंदर सिंह की तरह ही पदक जीतने की उम्मीद विजेंदर ने शुरुआत की थी इसकी? हाँ बिल्कुल, विजेंदर सिंह ने ही हम बॉक्सर्स को आशा दिखाई कि भाई आप भी ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं, क्योंकि अगर पहले की हम बात करें 2000 से पहले 2004, तो जब यही मानते थे कि भाई हाँ बॉक्सिंग में कोई मेडल नहीं आया, क्योंकि कोई मेडल हमारे पास था नहीं, कोई भी ऐसे मेडल के क्लोज आके कोई निकला ही नहीं था। तो 8 के बाद हमें ऐसे पता लगा कि भाई क्वार्टर फाइनलिस्ट भी हो सकते हैं, हम मेडल्स भी जीत सकते हैं अगर एक कदम आगे आए तो। और 12 के अंदर मेरी कॉम ने भी यही चीज़ याद दिलाई, वही चीज़ हम भी अपने युवा बॉक्सर्स को भी याद दिलाना चाहते हैं कि आप भी मेडल जीत सकते हो।
रियो से हमारे सहयोगी विमल लगातार बने हुए हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। विमल, सवाल वही है कि लंदन में जब 8 बॉक्सर थे तो हमें 1 मेडल मिला था, लेकिन इस बार सिर्फ 3 बॉक्सर के साथ हम कैसे मेडल टैली को बेहतर करने की उम्मीद रखें? बिल्कुल अर्पिता, बेहद सटीक सवाल है और यही सवाल मैंने गुरबख्श सिंह संधू से पूछा, जो कोच हैं। जब हमारी उनसे बात हो रही थी वो इस दल को लेकर, क्योंकि गुरबख्श सिंह संधू, बहुत ज़्यादा लोग इस नाम से परिचित नहीं हो, लेकिन जो करीब से मुक्केबाजी को जानते हैं और देखते हैं उन्हें पता है ये नाम एक अद्भुत नाम है, पर्दे के पीछे काम करता है। पिछले 22 सालों से वो लगातार बॉक्सिंग टीम के साथ जुड़े हुए हैं। विजेंदर हो या अखिल हो, ये तमाम इन सब की कामयाबी के पीछे गुरबख्श सिंह संधू का बहुत बड़ा योगदान है। और उनसे जब हमने ये सवाल पूछा तो उनका कहना था कि आप नंबर्स पर मत जाइए। पिछली बार 8 जो बॉक्सर्स थे उनमें से जो 7 मेल्स की बात करें, 5 क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन किसी को मेडल नहीं मिला। ये तो मैरी कॉम के चलते बॉक्सिंग की एक तरह से देखा जाए प्रतिष्ठा रह गई। लेकिन इस बार नंबर भले ही कम है, लेकिन तीनों में मादा है और बड़ा मेडल जीतने का मादा। और विकास की यादव की आपने बात सुनी, हमारे दर्शकों ने सुनी, इनको एक चीज जुदा करती है बाकी लोगों से, इनका आत्मविश्वास। आपको शायद ही कोई ऐसा एथलीट मिलेगा इस ओलंपिक दल में जो अपने मेडल के बारे में बात कर रहा है। विकास यादव ने खुलकर कहा है, सार्वजनिक तौर पे कहा है, उन्होंने गोल्ड की बात नहीं की, सिल्वर की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि मैं ब्रॉन्ज जीतूंगा। ब्रॉन्ज मुझे जीतने में, देखिए कई लोग कह सकते हैं कि ओलंपिक से पहले ही वो ब्रॉन्ज माने, लेकिन ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। उन्होंने कहा कि विजेंदर सिंह की कैटेगरी में खेल रहे हैं, विजेंदर सिंह उनके हीरो हैं और उनका ये आत्मविश्वास कि मैं अपने हीरो की तरह ब्रॉन्ज मेडल जीत लूंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और विकास के अलावा अगर मनोज की आप कहानी को देखें, मनोज की कहानी भी अद्भुत कहानी है। अगर आप उनकी जिस तरह का संघर्ष देखा है, लंदन ओलंपिक के बाद 1 साल उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी, इतनी निराशा हुई रेफरी के, और उसके बाद इस बार वो बदले की भावना से हैं, पॉजिटिव बदले की भावना से हैं। शिवा थापा युवा खिलाड़ी हैं, लंदन में जब गए थे सिर्फ 19 साल के थे, 4 साल की मैच्योरिटी आई है, पिछले 2 साल बहुत बेहतरीन रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस दल से काफी प्रबल संभावनाएं हैं। अर्पिता जी, चलिए विमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको कराएंगे रियो के सबसे मशहूर पर्यटक स्थल की सैर। ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुनिया भर में रियो डी जेनेरियो की पहचान 7 अजूबों में से एक क्राइस्ट द रिडीमर नाम से मशहूर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति से होती है। 1931 में बनी ये मूर्ति रियो ही नहीं बल्कि ब्राजील की सबसे बड़ी पहचान है। ब्राजील घूमने आए ज्यादातर पर्यटक अपनी यात्रा की शुरुआत क्राइस्ट द रिडीमर से ही करते हैं। आइए आपको कराते हैं ओलंपिक की मेजबानी कर रहे रियो शहर की इस ऐतिहासिक धरोहर की सैर। कोर्कोवाडो पहाड़ पर स्थित क्राइस्ट द रिडीमर ओलंपिक में भाग लेने आए ज्यादातर एथलीटों और पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ आकर हम भी इसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए और इसे अपनी यादों में संजोने से नहीं रोक पाए। वैसे तो यहाँ आने के लिए बस ज्यादा सस्ती और सुविधाजनक है, लेकिन हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन की सेवा ली है। शुभ यात्रा। वैसे भी जिन लोगों को ऊंची सड़कों से यात्रा रास नहीं आती हो, उनके लिए ट्रेन ज्यादा बेहतर है। क्राइस्ट द रिडीमर के दर्शन के लिए शुरुआत होती है करीब 20 मिनट की ट्रेन यात्रा से और उसके बाद शुरू होता है सफर का दूसरा पड़ाव। क्राइस्ट द रिडीमर के पास जब हम पहुंचे तो बादलों की लुका छिपी चल रही थी। हमारी खुशनसीबी रही, दुनिया के 7 अजूबों में से एक को देखने का मौका हाथ से कैसे जाने दे सकते थे। इधर एक क्रिश्चियन कंट्री है ये और इसका बड़ा महत्व है। ये इनका जैसे अपने हिंदू में अपने मंदिर होते हैं, मतलब पुजारी टाइप के होते हैं, तो इसका इधर क्रिश्चियन कंट्री है तो इसका अच्छा महत्व है, तो लोग आते हैं इधर देखने। 10 साल में बने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आर्ट डेको स्टैचू का निर्माण ब्राजील के कैथोलिक ईसाइयों ने कराया। इस मूर्ति को बनाने के लिए पत्थर स्वीडन से मंगवाए गए। ब्राजील का कोई भी दौरा दुनिया के 7वें अजूबे को देखे बिना खत्म नहीं हो सकता। अब इधर पूरा यूरोप, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं इधर। वैसे भी लोग अभी ओलंपिक की वजह से भी आ रहे हैं, तो बहुत रश पड़ रहा है अभी इधर रोज बरोज इधर। ओलंपिक में मेडल का दबाव कितना भी ज्यादा हो, लेकिन रियो आए सैकड़ों एथलीट इस मूर्ति को देखने के लिए अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाल रहे हैं।
भारत के ट्रैप शूटर कायनन चेनाई भी यहाँ टहलते मिल गए। उनके अलावा आईओसी के सदस्य रणधीर सिंह तो परिवार समेत इस नजारे का लुत्फ लेने पहुंचे। किसी भी धार्मिक व्यक्ति की एक रिलीजियस, इतना बड़ा रिलीजियस स्टैचू पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप ब्राजील आए हैं, आप रियो डी जेनेरो आए हैं, ओलंपिक देखने के लिए आए हैं, यहाँ पर बिना इस भव्य मूर्ति के दर्शन किए बगैर आपकी ब्राजील की यात्रा हमेशा अधूरी मानी जाएगी। कैमरामैन पीके दास के साथ विमल कुमार, रियो डी जेनेरो, IBN 7।